नमस्कार. मी महेश पवार. आज मी आपल्यासाठी सआदत हसन मंटोची 10 रुपये ही कथा वाचणार आहे. वो गली के उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और उसकी माँ उसे चाली यानी बड़े मकान जिसमें कई मंजिलें और कई छोटे छोटे कमरे होते हैं उसमें ढूंढ रही थी. किशोरी को अपनी खोली में बिठाकर और बाहर वाले से कॉफ़ी चाय लेकर लाने के बाद लिए कहकर वो इस चाली की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी. मगर जाने वो कहाँ मर गई थी. संडास के पास जाकर भी उसने आवाज़ दी, सरिता, ए सरिता. मगर वो तो चाली में थी ही नहीं. और जैसा कि उसकी माँ समझ रही थी, अब उसे पेचिश की शिकायत भी नहीं थी. दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था और वो बाहर गली के उस नुक्कड़ पर जहाँ कचरे का ढेर पड़ा रहता है छोटी छोटी लड़कियों से खेल रही थी और हर किस्म के फ़िक्र और तरद्दुद से आज़ाद थी. उसकी माँ बहुत मुतफक्किर थी. किशोरी अंदर खोली में बैठा था और जैसा कि उसने कहा था, दो सेठ बाहर बड़े बाज़ार में मोटर लिए खड़े थे, लेकिन सरिता कहीं गायब ही हो गई थी. मोटर वाले सेठ हर रोज़ तो आते ही नहीं. ये तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में 1-2 बार मोटी आसामी ले आता है, वरना ऐसे गंदे मोहल्ले में कहाँ जहाँ पान की पीको और जली हुई बीड़ियों की मिली जुली बू से किशोरी घबराता है, सेठ लोग कैसे आ सकते हैं. किशोरी चूँकि होशियार है इसलिए वो किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाया करता है और उन लोगों से कह दिया करता है, साहब लोग आजकल ज़माना बहुत नाजुक है, पुलिस के सिपाही हर वक्त घात में लगे रहते हैं, वरना अब तक 200 लड़की धंधा करने वाली छोकरियां पकड़ी गई है. कोर्ट में मेरा एक केस भी चल रहा है, इसलिए फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है. सरिता की माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था. जब वो नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदुई बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी. उससे सरिता की माँ ने पूछा, तूने सरिता को कहीं देखा है? जाने कहाँ मर गई है. बस आज मुझे मिल जाए, जो चोट मार दूंगी कि बन बन ढीला हो जाए. लोठा की लोठा हो गई है, पर सारा दिन लौंडों के साथ कड़कड़े लगाती है. रामदुई बीड़ियों के पत्ते काटती रही और उसने सरिता की माँ को जवाब न दिया. दरअसल रामदुई से सरिता की माँ ने कुछ पूछा ही नहीं था. वो यूं ही बड़बड़ाती हुई उसके पास से गुजर गई, जैसा कि उसका आम दस्तूर था. हर दूसरे तीसरे दिन से उसे सरिता को ढूंढना पड़ता था और रामदुई को जो कि सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी के सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफ़ेद धागे लपेटी रहती थी. एक बार एक और बात वो चाली की सारी औरतों से कहा करती थी, मैं तो अपनी सरिता के किसी बाबू से ब्याह करूँगी, इसीलिए तो उससे कहती हूँ कि कुछ पढ़ लिख ले. यहाँ पास ही एक स्कूल म्यूनसिपाल्टी ने खोला है, सोचती हूँ इसमें सरिता को दाखिल करा दूँ. बहन, उसके पिता को बड़ा शौक़ था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी पढ़ी हो. इसके बाद वो एक लंबी आह भरकर आम तौर पर अपने मरे हुए शौहर का किस्सा छोड़ देती थी, जो चाली की हर एक औरत को ज़बानी याद था. रामदुई से अगर आप पूछे कि अच्छा, जब सरिता के बाप को जो रेलवाई में काम करता था बड़े साहब ने गाली दी कि तो क्या हुआ, रामदुई फ़ौरन आपको बता देगी कि सरिता के बाप के मुंह में झाग भर आया था और वो साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, सरकारी नौकर हूँ, तुम मुझ पर रौब नहीं जमा सकते. देखो, अगर फिर गाली दी तो ये दोनों जबड़े हलक के अंदर कर दूँगा. बस फिर क्या था, साहब ताव में आ गया और उसने और गाली सुना दी. इस पर सरिता के बाप ने गुस्से में आकर साहब की गर्दन पर धूल जमा दी कि उसका टोप 10 गज जार गिरा और उसे 2 दिन के तारे नजर आए. मगर फिर भी वो बड़ा आदमी था. आगे बढ़कर उसने सरिता के बाप के पेट में अपना फौजी बूट इतनी ज़ोर से ठोकर मारी कि उसकी तली फट गई और वही लाइनों के पास गिरकर इसने जान दे दी. सरकार ने साहब पर मुकदमा चलाया और पूरे 500 रुपये सरिता की माँ को उससे दिलवाए, मगर किस्मत बुरी थी, उसको सट्टा खेलने की चाट पड़ गई और 5 महीने के अंदर सारा रुपया बर्बाद हो गया. सरिता की माँ की ज़बान पर हर वक्त ये कहानी जारी रहती थी कि किसी को यकीन नहीं था ये सच है या झूठ. चाली में
किसी आदमी को भी सरिता की माँ से हमदर्दी नहीं थी। शायद इसलिए कि वो सबके सब खुद हमदर्दी के काबिल थे। कोई किसी का दोस्त नहीं था। इस बिल्डिंग में अक्सर आदमी ऐसे रहते थे जो दिन भर सोते थे और रात को जागते थे, क्योंकि उन्हें रात को पास वाली मिल में काम करना जाता पड़ता था। इस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे में दिलचस्पी ना थी। चाली में करीब करीब सब लोग जानते थे कि सरिता की माँ अपनी जवान बेटी से पेशा कराती है, लेकिन चूंकि वो किसी के साथ अच्छा बुरा सलूक करने के आदी ही ना थे, इसलिए सरिता की माँ को कोई झुठलाने की कोशिश न करता। जब वो कहा करती थी, मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं है। अलबत्ता एक रोज़ सुबह सवेरे नल के पास जब तुकाराम ने सरिता को छेड़ा था तो सरिता की माँ बहुत चीखी चिल्लाई थी, इस मुँहे गंजे को क्या संभाल नहीं पा रखती। परमात्मा करे दोनों आंखों से अंधा हो जाए जिनसे इसने मेरी कुंवारी बेटी की तरफ बुरी नज़रों से देखा है। सच कहती हूँ, एक रोज़ ऐसा फसाद होगा कि तेरी सारी सौगात का मारे जूते से सर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, यहाँ भले मांसों की तरह रहना होगा, सुना। और ये सुनकर तुकाराम की बहंगी बीवी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई। खबरदार मोही चिड़ी, जो तूने एक लफ्ज़ भी और ज़बान से निकाला। ये तेरी देवी तो होटल के छोकरों के साथ आँख में चली खेलती है, और तू क्या हम सबको अंधा समझती है क्या? हम सब जानते नहीं तेरे घर में नित नए नए बाबू किस लिए आते हैं। और ये तेरी सरिता आए दिन बन सवर कर बाहर क्यों जाती है? बड़ी आई इज्जत आबरू वाली, जा दूर दफन हो जा मेरे साथ यहाँ से। तुकाराम की बहंगी बीवी के मुतल्लिक बहुत सी बातें मशहूर थी, लेकिन ये बात ख़ास तौर पर सब लोगों को मालूम ही थी कि घासलेट वाला तेल देने के लिए आता है तो वो उसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करती थी। चुनांचे सरिता की माँ ने इस बात पर बहुत जोर दिया। वो बार बार नफ़रत भरे लहजे में उससे कहती थी, वो तेरा यार घासलेट 2-2 घंटे उसे खोली में बिठा कर किया करती, तू क्या करती है? घासलेट सूंघती है। तुकाराम की बीवी ने सरिता की माँ को बोलचाल ज़्यादा देर बंद न करी, क्योंकि एक रोज़ सरिता की माँ ने रात को अपनी इस पड़ोसन के गुप्त अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था। और दूसरे ही रोज़ तुकाराम की बीवी ने जब वो रात को पानी धोने की तरफ से आ रही थी, सरिता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ मोटर में बैठे देख लिया। चुनांचे इन दोनों का आपस में समझौता हो गया था। इसलिए सरिता की माँ ने तुकाराम की बीवी से पूछा, तूने कहीं सरिता को नहीं देखा? तुकाराम की बीवी ने बहंगी आँख से एक गली नुक्कड़ में तरफ देखा। वहाँ घूरे के पास पटवारी की लौंडिया से खेल रही है। फिर उसने आवाज़ धीमी करके उससे कहा, अभी अभी किशोरी ऊपर आया था कि तुझसे मिला? सरिता की माँ ने इधर उधर देखकर हौले से कहा, ऊपर बिठा आई हूँ, पर यह सरिता हमेशा वक्त पर सही गायब होती, कुछ सोचती ही नहीं, बस दिन भर खेल कूद चाहिए। ये कहकर वो घूरे की तरफ बढ़ी और जब सीमेंट की बनी हुई मूत्री यानी पेशादगाह के पास आई और सरिता फौरन उठ गई और उसके चेहरे पर अफसरदगी का अवसार पासार पैदा हो गए। जब उसकी माँ ने खश्म आलूद लहजे में उसका बाजू पकड़ कर कहा, चल घर में चल, तुझे सिवाय उछल कूद के और कोई काम नहीं है। फिर रास्ते में उसने हौले से कहा, किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाले सेठ को बुलाया है, चल तू भाग के ऊपर चल, जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वो नीली जॉर्जेट वाली साड़ी पहन, और ये देख तेरे बाल भी बहुत बिखरे बिखरे हैं, जल्दी तैयार हो, कंघी मैं कर दूंगी। ये सुनकर कि मोटर वाले सेठ आए हैं, सरिता बहुत खुश हुई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी कि मोटर से थी। मोटर की सवारी उसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फर्राटे भरती हुई खुली सड़कों पर चलती थी और उसके मुंह पर हवा के तमंचे पड़ते, तो उसके दिल में एक नाकाबिले बयान मुसर्रत उबलना शुरू हो जाती। मोटर में बैठकर उसको हर शय पर एक हवाई चक्कर दिखाई देती और समझती कि वो खुद एक बगुला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है। सरिता की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 बरस की होगी, मगर उसमें भनपा 13 बरस की लड़कियों का सा था। औरत से मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऊट पटांग खेलों में मसरूफ़ रहती थी, ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही ना हो।
मिसाल के तौर पर वो गली के काले लुक फिरे फर्श पर खराब मिट्टी से लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी और इस खेल में वो इम्नी हाक से मशरूफ़ रहती। जैसे सड़क पर ये टेढ़ी बंगी लकीरें न खींची गई तो आमद और रफ्त बंद हो जाएगी और फिर खोली से पुराने टाट उठाकर वो अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कई कई घंटे उन फुटपाथ पर झटकते साफ करने, बिछाने और उन पर बैठने के गैर दिलचस्प खेल में मशगूल रहती थी। सरिता खूबसूरत नहीं थी, रंग उसका स्याही माइल गंदुमी था। बम्बई के मरतूब मौसम में 22 उसकी उम्र में चेहरे की जिद हर वक्त चिकनी रहती थी और पतले पतले होठों पर जो चीकू, एक फल है जिसका रंग गंदुमी होता है, चीकू के छिलके दिखाई देते थे। हर वक्त खफीफ सी लर्जिश रहती थी। ऊपर के होठों पर पसीने की 3-4 नन्ही नन्ही बूंदें हमेशा कपकपाती रहती। उसकी सेहत अच्छी थी। गलाजत में रहने के बावजूद उसका जिस्म सिडोल और मुंताबिर था। ऐसा मालूम होता था कि उस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है, जिसने मुखालिफ कुव्वतों को दबा कर रखा है। कद छोटा था जो उसकी तंदुरुस्ती में इजाफा करता था। सड़क फुर्ती से इधर उधर चलते हुए जब उसकी मैली घाघरी ऊपर को उठ जाती तो कई राह चलने वाले मर्दों की निगाहें उसकी पिंडलियों की तरफ उठ जाती थी, जिनमें जवानी के 22 ताज़ा रंदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसी चमक दिखाई देती थी। इन पिंडलियों पर जो बालों से बिल्कुल बेनियाज थी, मसामों के नन्हे नन्हे निशान देखकर उन संतरों के छिलके याद आ जाते, जिनके छोटे छोटे खलियों में तेल भरा होता है और जो थोड़े से दबाव पर फव्वारे की तरह ऊपर उठकर आँखों में घुस जाया करता है। सरिता की बाहें भी सिडोल थी। कंधों पर उनकी गोलाई मोटे मोटे और बड़े बेढप तरीके पर सिले हुए ब्लाउज के बावजूद बाहर झांकती थी। बाल बड़े घने और लंबे थे। इनमें से कोपरे की तेल की बू आती रहती थी। एक मोटे कोड़े के मानिंद उसकी चोटी पीठ को थपथपाती रहती थी। सरिता अपनी बालों की लंबाई से खुश नहीं थी, क्योंकि खेल कूद के दौरान उसकी चोटी उसे बहुत तकलीफ दिया करती थी और उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको काबू में रखना पड़ता था। सरिता का दिलो दिमाग हर जिस्म के फ़िक्र व तरद्दुद से आज़ाद था। दोनों वक्त उसे खाने को मिलता था। उसकी माँ घर का सब कामकाज करती थी। सुबह को सरिता को 2 बाल्टियाँ भर कर अंदर रख देती और शाम को हर रोज़ लैंप के 1 पैसे तेल भरवा देती। कई बरसों से वो ये काम बड़ी बाकायदी से करती थी। चुनांचे शाम को आदत के 22 खुद ब खुद इसका हाथ उस प्याले की तरफ भिड़ता जिसमें पैसे पड़े रहते और लैंप उठाकर वो नीचे चली जाती। कभी कभी यानी महीने में 4-5 बार जब किशोरी सेठ को ले आता था तो उनके साथ होटल में या बाहर अंधेरे में मुकान में जाकर वो तहरीफ की ख्याल करती थी। उसने इस बाहर जाने के सिलसिले को दूसरे पहलुओं पर भी कहीं भी गौर नहीं किया था। शायद ये समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घर में भी किशोरी जैसे आदमी आते होंगे और उनको सेठ लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता होगा और वहाँ रात के वर्ली के ठंडे ठंडे बंचों पर या जूहू की गीली रेत पर जो कुछ होता है वो सबके साथ होता होगा। चुनांचे उसने एक बार अपनी माँ से कहा था, माँ अब तो शांता भी काफ़ी बड़ी हो गई, उसको भी मेरे साथ भेज दो ना। ये सेठ जो अब आए हुए हैं उबले अंडे खाने को दिया करते हैं और शांता को बहुत अंडे भाते हैं। इस पर उसकी माँ ने बात गोल मोल कर दी थी। हाँ हाँ, किसी दिन उसको भी तुम्हारे साथ भेज दूँगी, उसकी माँ पूना से वापस तो आ जाए। और सरिता ने दूसरे ही रोज़ शांता को जब वो संडास से निकल रही थी ये खुशखबरी सुनाई थी, तेरी माँ पूना से आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा, तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। और उसके बाद सरिता ने उसको रात की बात कुछ इस तरीके पर सुनाना शुरू की जैसे कि उसने एक ही प्यारा सपना देखा है। शांता को, जो सरिता से 2 बरस छोटी थी, ये बातें सुनकर ऐसा लगा कि जैसे उसके सारे जिस्म के अंदर नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हैं। सरिता की सब बातें सुनकर भी उसको तसल्ली न हुई
और उसका बाजू खींचकर उसने कहा, चल नीचे चलते हैं, वहाँ बातें करते हैं। और उसे नीचे उस मुतारी के पास, जहाँ गिरधारी बनिया ने बहुत सारे टाँटों पर खोपरे के मैले टुकड़े सुखाने के लिए डाले रखे थे, वो दोनों देर तक कपकपी करने वाली बातें कर रही थी। उस वक्त भी जबकि सरिता धोती के पर्दे के पीछे नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन रही थी। कपड़े के मस ही से उसके बदन पर गुदगुदी हो रही थी और मोटर की सैर का ख्याल उसके दिमाग में एक परिंदों की सी फड़फड़ाहटें पैदा कर रहा था। अब की बार सेठ कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा, ये और इसी किस्म के और सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। अलबत्ता जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने एक मर्तबा ये ज़रूर सोचा था कि ऐसा न हो कि मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर ठहर जाए और एक बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दें और उसका दम घुटना शुरू हो जाए। उसे होटलों में बंद कमरे पसंद नहीं थे, जिनमें आम तौर पर लोहे की 2 चारपाइयाँ उस तौर पीछी हुई होती थी, गोया उन पर जी भर के सोने की इजाज़त ही नहीं है। जल्दी जल्दी उसने जॉर्जेट की साड़ी पहनी और उसकी शिकनें दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई। किशोरी, ज़रा देखो, पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का बिना इंतज़ार किए बगैर वो लकड़ी के उस टूटे हुए बक्से की तरफ बढ़ी जिसमें उसने जापानी सूखी रखी थी। एक धुंधले आईने को खिड़की की सलाखों में अटका कर उसने दोहरी को होकर अपने गालों पर पाउडर लगाया और सुर्खी लगाकर जब बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुराकर किशोरी की तरफ दाद तलब निगाहों से देखा। शोक रंग की नीली साड़ी में होठों पर बेतरबी से सुर्खी की धड़ी जमाए और सावले गालों पर पियाजी रंग का पाउडर मले वो मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हो रही थी जो दिवाली पर खिलौने बेचने वालों की दुकान में एक से ज़्यादा नुमाया दिखाई कर होता है। इतने में उसकी माँ आ गई। इसने जल्दी जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बिटिया, अच्छी अच्छी बातें करना और जो कुछ कहे वो मान लेना। ये सेठ जो आए हैं वो बड़े आदमी है, मोटर उनकी अपनी है। फिर किशोरी से मुखातब होकर कहा, अब तू जल्दी से ले जा इसे, बेचारे कब के खड़े राह देख रहे होंगे। बाहर बाजार में जहाँ एक कारखाने की लंबी दीवार दूर तक जाती है, एक पीले रंग की मोटर में 3 हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखे किशोरी का इंतज़ार कर रहे थे। वो मोटर आगे ले जाते मगर मुसीबत ये थी कि दीवार दूर तक चली गई थी और उसके साथ ही पेशाब का सिलसिला भी। जब गली के मोड़ से उन नौजवान को मोटर का हैंडल थामे था किशोरी नज़र आया तो उसने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, लो भाई आ गए, ये है किशोरी। और ये उसने मोटर की तरफ निगाहें जमा कर दी। और अरे ये तो बिल्कुल छोटी लड़की है यार, ज़रा तुम भी देखो ना। अरे भाई वो देखो, वो नीली लड़की में। जब किशोरी और सरिता दोनों मोटर के पास आए तो पिछली सीट पर 2 नौजवान बैठे हुए थे। उन्हीं ने दरमियान से अपना हैट वगैरह उठा लिया और जगह खाली कर दी। किशोरी ने आगे बढ़कर मोटर के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोला और फुर्ती से सरिता को अंदर दाखिल किया। दरवाज़ा बंद करके किशोरी ने उस नौजवान से जो मोटर का हैंडल थामे था कहा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। ये बाहर अपनी किसी सहेली के साथ गई थी तो इसके लिए नौजवान ने मुड़कर सरिता की तरफ देखा और किशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन देखो। सरक कर मोटर की इस खिड़की में से उसने अपना सर बाहर निकाला और हौले से किशोरी के कान में कहा, शोर वोर तो नहीं मचाएगी ना? किशोरी ने अपने उस जवाब से अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सेठ आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर नौजवान ने जेब में से 2 रुपये निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए। जाओ ऐश करो। किशोरी ने सलाम किया और मोटर स्टार्ट हुई। शाम के 5 बजे थे। बम्बई के बाज़ारों में गाड़ियों, ट्रामों, बसों और लोगों की आमद व रफ्त बहुत ज़्यादा थी। सरिता खामोशी से 2 आदमी के बीच में दुबकी बैठी रही। बार बार अपनी रानों को जोड़कर ऊपर हाथ रख देती और कुछ कहते कहते खामोश हो जाती।
वो दरअसल मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती थी, सेठ जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, मेरा तो यूं दम घुट जाएगा। बहुत देर तक मोटर में किसी ने एक दूसरे से बात न की। मोटर वाला मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान अपनी उचकनों में इस्तिराब छुपाते रहे। जो पहली दफ़ा एक नौजवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसी नौजवान लड़की जो कुछ अरसे के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वो बिला खौफ व अख्तर छेड़छाड़ कर सकते थे। वो नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बम्बई में क़याम पजीर था और सरिता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में देख चुका था। उसकी पीली मोटर मुख्तलिफ रंग और नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई ख़ास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद के उसके दोस्त जो आए थे उनमें से एक, जिसका नाम शहाब था, वो बम्बई में पूरी तरह सैफ और तारीफ करना चाहता था। इसलिए किफ़ायत ने, यानी मोटर के मालिक ने, अजरा दोस्त नवाजी के किशोरी के जरिया से सरिता का इंतज़ाम किया था। दूसरे दोस्त अनवर से किफ़ायत ने कहा, भाई तुम्हारे लिए भी एक रहे तो क्या हर्ज है, मगर इसमें चूँकि अखलाकी क़ुव्वत कम थी, इसलिए शर्म के मारे वो ये नहीं कह सका कि हाँ भाई मेरे लिए भी एक रहे। किफ़ायत ने सरिता को पहले कभी देखा नहीं था। किशोरी बहुत देर के बाद ये नई छोकरी निकाल कर लाया था, लेकिन इस नएपन के बावजूद उसने अभी तक इससे दिलचस्पी न ली थी। शायद इसलिए थी कि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम करता था। मोटर चलाने के साथ साथ वो सरिता की तरफ ध्यान नहीं रख देता था। जब शहर ख़त्म हो गया और मोटर मुज़ाफ़ात की सड़क पर चलने लगी तो सरिता उछल पड़ी। वो दबाव जो अब तक आपने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंके और उड़ती हुई मोटर में एकदम उठा लिया और सरिता के अंदर बिजलियाँ से दौड़ने लगी। वो सरतापा हरकत बन गई। उसकी टांगें थिरकने लगीं, बाजू नाचने लगे, उंगलियां कपकपाने लगी और पहले अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों को दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी। अब अनवर और शहाब आराम महसूस कर रहे थे। शहाब ने जो सरिता पर अपना हक समझा था, हौले से अपना बाजू उसकी कमर में हाइल करना चाहा। एकदम सरिता के गुदगुदी उठी, तड़प कर वो अनवर पर जा गिरी और पीली मोटर की खिड़कियों में से दूर तक सरिता की हंसी बहती गई। शहाब ने जब एक बार फिर उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो सरिता दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर एक कोने में दुबका रहा और मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। शहाब के दिलो दिमाग में शौक रंग भर आए थे। उसने किफ़ायत से कहा, वल्लाह बड़ी करारी लौंडिया है। यह कहकर उसने ज़ोर से सरिता की रान में चुटकी भरी। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का हौले से कान मरोड़ दिया, इसलिए कि वो उसके बिल्कुल पास था। मोटर में कह उबलने लगे। किफ़ायत बार बार मुड़कर देखता रहा। हालांकि उसे अपने सामने छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कहकों की जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार भी तेज़ कर दी। सरिता का जी चाहा कि बाहर निकलकर मोटर के मुंह पर बैठ जाए जहां लोहे की उड़ती हुई परी लगाई थी। वो आगे बढ़ी। शहाब ने उसे छेड़ा। संभलने की खातिर इसने किफ़ायत के गले में अपनी बाहें हायल कर दी। किफ़ायत ने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ चूम लिए। एक सनसनी सी सरिता की जिस्म में दौड़ गई और फांद कर अगला सीट पर किफ़ायत के पास बैठ गई और उसकी टाई से खेलना शुरू कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने किफ़ायत से पूछा। मेरा नाम किफ़ायत है। यह कहकर उसने 10 रुपये का नोट उसके हाथ में दे दिया। सरिता ने उसके नाम की तरफ कोई तवज्जो न की और नोट अपनी चोली के अड़स कर बच्चों की तरह खुश होकर रह गई। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। उस वक्त सरिता को हर शय अच्छी नज़र आ रही थी। वो चाहती थी कि जो बुरे भी है अच्छे हो जाए और फिर ऐसा हो कि मोटर तेज़ दौड़ती जाए और हर शय हवाली बगुला बन जाए। एकदम उसका जी चाहा गाय चुनांचे उनके किफ़ायत की टाई से खेलना बंद करके गाना शुरू कर दिया। तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया।
कुछ देर ये फिल्मी गीत गाने के बाद सरिता एकदम पीछे मुड़ी और अनवर को खामोश देखकर कहने लगी, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? कोई बात करो, कोई गीत गाओ। ये कहते हुए वो उचक कर पिछली सीट पर चली गई और शहाब के बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाए। तुम्हें याद है वो गाना जो देविका रानी ने गाया था? मैं बन की चिड़िया बन के बोलो रे। देविका रानी कितनी अच्छी है। ये कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी थोड़ी से नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा। अशोक कुमार और देविका रानी पास पास खड़े थे। देविका रानी कहती, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूँ रे, और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सरिता ने गाना शुरू किया, मैं बन की चिड़िया बन के बोलूँ रे। शहाब ने भद्दी आवाज़ में गाया, मैं बन का पंछी बन में बन बन बोलूँ रे, और फिर बाकायदा डोट शुरू हो गया। किफ़ायत ने मोटर का हॉर्न बजाकर ताल दिया। सरिता ने तालियां बजाना शुरू कर दी। सरिता का एक बारीक सुर, शहाब की फटी हुई आवाज़, हॉर्न की पोपो, हवा की साए साए और मोटर के इंजन की फुरफुराहट, ये सब मिलजुल कर एक ऑर्केस्ट्रा बन गया। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफ़ायत खुश था। इन सब को खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वो दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि ख्वाह मख्वाह उसने अपने को कैद कर रखा है। उसके बावजूद वो में हरकत में पैदा आ गई। उसके सोते हुए जज्बात में अंगड़ाइयाँ ली और वो सरिता, शहाब और किफ़ायत की शोर अफसा खुशी में शारिक होने के लिए तैयार हो गया। गाते गाते सरिता ने अनवर के सर से उसका हैट उठाकर अपने सर पहन लिया और देखने के लिए कि उसके सर पर कैसा लगता है उचक कर अपनी अगली सीट पर चली गई और नन्हे से आईने में अपना चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा कि क्या मोटर में वो शुरू ही से ही हैट पहने बैठा था। सरिता ने जोर से किफ़ायत की मोटी रान पर तमांचा मारा। अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूँ और कमीज़ पहनकर ये टाई लगा लूँ तो क्या पूरा साहब बन जाऊँ? ये सुनकर साहब की समझ में ना आया कि वो क्या करे। चुनांचे उसने अनवर को बाजू से झिंझोड़ दिया, वल्लाह तुम निगे चुगद हो। और अनवर ने थोड़ी देर के लिए महसूस किया कि वो वाकई बहुत बड़ा चूका। किफ़ायत ने सरिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? सरिता ने हैट के फीते को अपनी टोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा, मेरा नाम सरिता है। साहब पिछली सीट से बोला, सरिता तुम औरत नहीं फुलझड़ी हो। अनवर ने कुछ कहना चाहा, मगर सरिता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, तज के सब सन सा आर। किफ़ायत और शहाब के दिल में बायक्रवत ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि ये मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोचता रह गया कि वो चुगद नहीं तो क्या है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, तज के सब संसा आर। संसार के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सरिता के बाल जो उसकी चोटी से गिरफ्ते आज़ाद थे, यूँ लहराए थे जैसे गड़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा हो। वो खुश थी, शहाब खुश था, किफ़ायत खुश था और अब अनवर भी खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत ख़त्म हो गया और सबको थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। एकाएक ही थम गई है। किफ़ायत ने सरिता से कहा, और कोई गीत गाओ। शहाब पिछली सीट से बोला, हाँ हाँ एक और हो जाए, ये सिनेमा वाले भी क्या याद रखेंगे। सरिता ने गाना शुरू किया, मोरे आंगना आई आली, मैं चाल चलूँ मतवाली। मोटर भी मतवाली चाल चलने लगी। आखिरकार सड़क के सारे पेच खत्म हुए और समंदर का किनारा आ गया। दिन ढल जा रहा था और समंदर में से आने वाली हवा खुनकी इख्तियार कर रही थी। मोटर रुकी। सरिता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और साहिल के साथ दूर तक बेमकसद दौड़ती चली गई। किफ़ायत और शहाब भी इस दौड़ में शामिल हो गए। खुली फ़ज़ा में बेपाया समुद्र के पास ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे गीली गीली रेत पर सरिता समझ न पाई कि वो क्या चाहती है। उसका जी चाहता था कि यकबवक्त फ़ज़ा घुल जाए, समुद्र में फैल जाए
इतनी ऊंची हो जाए कि ताड़ के दरख्तों के ऊपर से देखे। साहिल की रेत की सारी नमी परियों के जरिए अपने अंदर जज्ब कर लो और वही मोटर हो, वही उड़ाने वाली तेज़ झोंके और वही मुसलसल पोपो। वो बहुत खुश थी। जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने लगे तो किफ़ायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन ली। ठहरो, मैं डालती हूँ। सरिता ने इस अंदाज से गिलास में बियर उंडेली कि झाग ही झाग पैदा हो गए। सरिता ये तमाशा देखकर बहुत खुश हो गई। सांवले सांवले रंग झागों में उसने अपनी उंगली खबोई और मुंह में डाल दी। जब कड़वी लगी तो बहुत बुरा मुंह बनाया। किफ़ायत और साहब बेइख्तियार हंस पड़े। जब दोनों की हंसी बंद हुई तो किफ़ायत ने मुड़कर अपने पीछे देखा। अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गई और कुछ किफ़ायत, साहब और अनवर के पेट में चली गई। सरिता गाती रही। अनवर ने एक बार उसकी तरफ देखा और ख्याल किया कि सरिता बियर की बनी हुई है। उसके सावले गाल समुद्र के नम आलूद हुआ से मस के गिले हो रहे थे। वो बेहद मसरूर थी। अब अनवर भी खुश था। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समुद्र का सब पानी बियर बन जाए और वो इसमें गोते लगाए, सरिता भी डुबकियाँ लगाए। 2 खाली बोतलें लेकर सरिता ने उस एक दूसरे से टकरा दी। झनकार पैदा हुई और सरिता ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। किफ़ायत, साहब और अनवर भी हंसने लगे। हंसते हंसते सरिता ने किफ़ायत से कहा, आओ मोटर चलाए। सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर औंधी पड़ी रही और वो सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे। फिर मुसलसल पोंपो शुरू हुई और सरिता के बाल फिर धुएं की तरफ बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। मोटर हवा के आरे की तरह घूम चलती रही। सरिता गाती रही। पिछली सीट पर साहब और अनवर के दरमियान सरिता बैठी रही। अनवर ऊँघ रहा था। सरिता ने शरारत से साहब के बालों में कंघी करना शुरू कर दी, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि वो सो गया। सरिता ने जब अनवर की तरफ रुख किया तो उसे वैसा ही सोया हुआ पाया। इन दोनों के बीच में से उठकर वो अगली सीट पर किफ़ायत के पास बैठ गई और आवाज़ दबाकर हौले से कहने लगी, आपके दोनों साथियों को सुला आई हूँ, अब आप भी सो जाइए। किफ़ायत मुस्कुराया। फिर मोटर कौन चलाएगा? सरिता भी मुस्कुराई। चलती रहेगी। देर तक किफ़ायत और सरिता आपस में बातें करते रहे। इतने में वो बाज़ार आ गया जहाँ किशोरी ने सरिता को मोटर के अंदर दाखिल किया था। जब वो दीवार आई जिस पर यहाँ पेशाब करना मना है कि कोई बोर्ड लगे थे, तो सरिता ने किफ़ायत से कहा, हाँ बस यहाँ रोक दो। मोटर रुकी। पेशतर इसके कि किफ़ायत कुछ सोचने या कहने पाए। सरिता मोटर से बाहर थी। उसने इशारे से सलाम किया और चल दी। किफ़ायत हैंडल पर हाथ रखे गालिबान से वाक़या को जेहन में ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि सरिता के कदम रुके। मुड़ी और चोली में से 10 रुपए का नोट निकालकर किफ़ायत के पास सीट पर रख दिया। किफ़ायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और पूछा, सरिता ये क्या? ये रुपए मैं किस बात के लूँ? कहकर सरिता फुर्ती से दौड़ गई और किफ़ायत की सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देखता रहा। उसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। साहब और अनवर भी नोट की तरह सो गए थे। थैंक यू।